सितारगंज उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और अगर हम इस वक्त सितारगंज की बात करें तो सियासी पारा काफ़ी तेज़ी से यहां पर उबाल मार रहा है। इस वक्त मेरे साथ हैं उत्तराखंड के सीएम और कांग्रेस के कैंडिडेट विजय बहुगुणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू वेलकम। बात करें अगर कांग्रेस की, लगातार दावे कर रही है कि इस बार कांग्रेस ही जीतेगी, यानी कि आप जीतने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें देखकर जनता आपको वोट करेगी? सबसे पहली बात तो है कि ये एक ऐसी सीट है जो बहुत पिछड़ी है, पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ से बहुत तबाही होती है, शिक्षा का स्तर, डिग्री कॉलेजेस नहीं है, अस्पताल नहीं है। और 2002 में चुनाव हुआ, 2007 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, तीनों चुनाव कांग्रेस हारी है। तो तीनों बार कांग्रेस हारी यहाँ से। और जो पिछड़ापन है यहाँ का, अब लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है, महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ही यहाँ पे परिवर्तन कर सकती है, उनके जीवन को अच्छा कर सकती है। मैं यहाँ आया था 3 जून को, और मैंने जो घोषणाएं की थी यहाँ पे आकर के विकास के संबंध में, वो उस पर मैंने काम भी किया। जैसे जिन लोगों को गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट में ज़मीनें मिली थी, सबको मैंने भूमिधर राइट्स दे दिए, ओनरशिप राइट्स दे दिए, डिग्री कॉलेज अनाउंस कर दिया है, पॉलिटेक्निक अनाउंस कर दिया है, फ्लड कंट्रोल के लिए 16 करोड़ पर अनाउंस कर दिया है। तो लोगों को ये विश्वास है कि अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ से, मैं तो बना बनाया चीफ मिनिस्टर इनके पास आया हूँ, कि निश्चित तौर पर इस क्षेत्र का विकास होगा। और भारतीय जनता पार्टी से वैसे भी नाराज़गी थी, तभी उनको सत्ता से हटा करके कांग्रेस की सरकार बनी है। कुल मिलाकर आपका मानना है कि जीत आपकी पक्की है। लेकिन अगर हम बात करें खास करके इस चुनाव में जो सबसे रोचक देखने को मिला है, जिसने इस मुकाबले को काफ़ी रोचक बनाया है, वो है किरण मंडल कांड। लगातार आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस में कि खरीद फरोख्त की गई है, डील हुई है पूरे 10 करोड़ की। कितनी सच्चाई आपको लगती है और क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो जनता है, एक नकारात्मक छवि जनता के पास जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ बोलने की डॉक्टरेट है, PhD। ये गवर्नर के पास गए थे, इन्होंने कहा गवर्नर के पास जा करके कि हमारा एक विधायक है भीमलाल आर्या, उसको किडनैप कर लिया है। यानी कि और सारे नेता गए इनके, बीजेपी के टॉप लीडर्स, और वो किडनैप था, वो अपने गांव में सो रहा था और उसको एक पकड़ के अपने पास लिया है। तो बीजेपी की कथनी करने में बहुत फ़र्क है। और जिस लड़के को इन्होंने पेश किया है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। गनीमत है कि उसने 100 करोड़ नहीं बोल दिए। और ये सब जो है इप्सी टिक्सी जनता यहाँ पे बिल्कुल नकार रही। मैं अभी पूरा शक्ति फार्म घूम के आ रहा हूँ, यहाँ पे लहर है कांग्रेस की, और बीजेपी का सारा जितनी अफवाहें फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, 11 जुलाई को इसका निर्णय जनता करेगी। जी, 11 जुलाई को सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें खास करके यहाँ पर जो बंगाली समुदाय है, जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है, 28% है, उसके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बात ही करी, शक्ति फार्म की बात करी आपने, और इसके अलावा भूमिहारी जो अधिकार है उसकी बारे में आपने बात करी है। इसके अलावा जो बाकी समुदाय हैं, क्या लगता नहीं कि वो थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं, वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं? क्यों होंगे। मैंने जब यहाँ पे घोषणाएं करी थी तो पूरी विधानसभा को देख के करी थी। जब बाढ़ कंट्रोल होगा तो उसमें क्या खाली शक्ति फार्म थोड़ा ना आता है। यहाँ 3 नदियाँ हैं और तीनों नदियों का फ्लड से बहुत नुकसान होता है, और 16 करोड़ पे रिलीज़ हो चुके हैं। मतलब अगर आचार संहिता के पहले मैंने घोषणाएं कर दी थी, तो फ्लड कंट्रोल से बहुत नुकसान है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं, डिग्री कॉलेज सितारगंज में खुल रहा है। तो मैं कांग्रेस किसी क्षेत्र या जात की राजनीति नहीं करती है। हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पिछड़े क्षेत्र, ये बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और हमारी सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से एक फंड बनाया है। आपने बजट में पढ़ा होगा उत्तराखंड के, जो पहली बार किया गया है। जो यूजुअल एलोकेशन होता है हर ज़िले के लिए, उसके अतिरिक्त हम पिछड़े क्षेत्रों को दे रहे हैं विकास के लिए पैसा। तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के साथ मैं तो ये कहूँगा कि इतने वर्षों में ये जो है नज़रअंदाज रहा। अब फोकस यहाँ पे मेल लड़ने से सितारगंज इज इन फोकस। तो निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों का मन इस वक्त कांग्रेस के साथ है। जी, कांग्रेस के साथ है यहाँ की जो जनता है, आपका ये मानना है। लेकिन अगर हम बात करें प्रकाश पंत की, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, हालांकि इस बार पिथौरागढ़ में उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन उन्हें यहाँ पर उतारा गया है आपके खिलाफ। आपको क्या लगता है कितनी कड़ी टक्कर वो आपको दे सकते हैं? देखिए, चुनाव कांग्रेस और बीजेपी में है, दो ही मुख्य दल है। और मेरा बड़ा सौभाग्य भी है कि बहन जी मायावती जी ने मुझे समर्थन दे दिया है, BSP ने समर्थन दिया है, मुलायम सिंह जी की सपा मुझे मदद कर रही है, UKD मेरी मदद कर रही है, मुस्लिम लीग मेरी मदद कर रही है। सारा जो किसान पार्टी है उत्तराखंड की, जिन्होंने आज तक किसी का साथ नहीं दिया, वो मेरा साथ दे रहे हैं। तो सारे दल इस वक्त जितने हैं सब मेरे साथ हैं। और प्रकाश पंत जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं पिथौरागढ़ गया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, ये पेयजल मंत्री थे,
और सबसे ज़्यादा आज कहीं पेयजल की समस्या इट इज़ इन पिथौरागढ़, जिसके मंत्री थे। और अभी 2 महीने नहीं हुए चुनाव के, मुख्यमंत्री समेत इनके मेजॉरिटी मिनिस्टर्स हारे हैं, जिसमें प्रकाश पंत जी भी हैं, और पिथौरागढ़ से बुरी तरह इनकी हार हुई है। तो जनता ने इनको नकारा था, इनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। मेरे ख्याल से इनको ये चुनाव पंत जी को नहीं लड़ना चाहिए था। तो आप मानते हैं कि जो प्रकाश पंत जी ने यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं वो काफ़ी उनका गलत फैसला है? हालांकि ये बातें भी सामने आ रही कि बीजेपी ने उन्हें शायद बलि का बकरा बनाया। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं नहीं, राजनीति में कोई बकरा नहीं होता है, कोई बलि नहीं होती। लेकिन अभी 2 महीने पहले चुनाव हारे थे, तो निश्चित तौर पे एक फ्रेंडली एडवाइस तो मैं ही देता है कि आपको तत्काल अगला चुनाव यहाँ से नहीं लड़ना चाहिए था। अगर हम बात करें कांग्रेस की, खास करके जब आप मुख्यमंत्री बने थे देखा था कि कितना ज़्यादा कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी थी। अब आप जब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लगता है आपको कांग्रेस एकजुट है, और वो तमाम नेता जो उस वक्त आपके खिलाफ खड़े हुए थे, खास करके अगर हरीश रावत जी की बात करें, क्या वो आपके चुनाव प्रचार में आएंगे? क्यों नहीं, मेरे नामांकन में आए थे रावत जी। और ये छोटा सा चुनाव, एक विधानसभा का चुनाव, में तो लोकसभा का चुनाव लड़ता था जहाँ 14 असेंबली सीट्स थी। अब एक असेंबली सीट भी अगर मुख्यमंत्री नहीं लड़ सकता अपने दम पे, और हम पूरी अपनी पार्टी को हिला दें, तो वो ग्रेसफुल नहीं लगता। मेरे ख्याल से ये मैं चुनाव, यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन पे मुझे विश्वास है, और मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। ज़रूरत पड़ेगी, सब आना चाहते हैं, लेकिन सवाल ही कि एक विधानसभा में यहाँ मैं कितने लोगों को बुला करके उनका कार्यक्रम कराऊँगा। मैं, सारी पार्टी एक है, उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मेरे साथ घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता नहीं कि हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी कि हम यहाँ और नेताओं को अपने कष्ट दें। यानी कि कुल मिलाकर आपका मानना है कि आपकी तैयारियां जो हैं पूरी हो चुकी हैं? नहीं, तैयारी क्या, प्रचार कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, और दुर्गम क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है, वहाँ जा रहे हैं। पूरा परिवार प्रचार कर रहा है ताकि हमारे यहाँ के लोगों से संबंध बन जाए। हमारे बहुगुणा परिवार का हमेशा रिश्ता मतदाताओं के साथ राजनीतिक नहीं रहा है, भावनात्मक रहा है, पिताजी के समय से। इसलिए मिल रहे हैं ताकि लोगों से मिल लें, उनको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई चीफ मिनिस्टर मुझको पहचानता है, कल ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आ सकते हैं। मैंने कहा भी है कि चुनाव के बाद मेरा एक कार्यालय सितारगंज में भी रहेगा और शक्ति फार्म में भी रहेगा, और हम यहाँ पे लोगों का दिल जीतने ज़्यादा आए, वोट तो मिल ही जाएगी। विजय बहुगुणा जी, हमसे बातचीत करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विजय बहुगुणा जी, जो कि अपनी जीत का पक्का दावा कर रहे हैं। उनका मानना है कि सितारगंज सीट उन्हीं की झोली में जाने वाली है और कहीं नहीं जाने वाली है। जनता के लिए सितारगंज से राखी खंडूरी।